हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टॉप न्यूज, सारी समसामयिक घटनाएं वो जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, उन सबको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो इस हफ्ते की जो पहली न्यूज रही है वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित रही है। असल में हुआ यह है, अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं फिर आपको पूरा डिटेल में इस न्यूज को समझाता हूं। असल में पूरी दुनिया को इंटरनेट से कनेक्ट करने का एक जो सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सबसे कारगर तरीका है वो ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ही पूरी दुनिया, हर देश एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं बच्चों, इन ऑप्टिकल फाइबर का नया नेटवर्क भारत के साथ कनेक्ट हुआ है। यानी कुल मिलाकर इस नए नेटवर्क की मदद से भारत अन्य देशों के साथ इन नए नेटवर्क से कनेक्ट हो पाया है इस हफ्ते, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। अब ये बच्चों ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है इसे समझ लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरीके से ग्लास से बने हुए फाइबर होते हैं, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये सब जो है ऑप्टिकल फाइबर्स मौजूद हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होता है, अगर इसको मैं बड़ा करके इसकी संरचना की बात करूं तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। इसमें किया जाता है बच्चों कि कोई भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको कोई डेटा भेजना है या इंटरनेट का कनेक्शन देना है, तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों की डेटा को पहले प्रकाश में बदला जाता है और फिर इस प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी प्रकाशिकी का एक फेनोमेना है, ठीक है, एक घटना, एक परिघटना है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके जरिए इस प्रकाश को इन ऑप्टिकल फाइबर से, इन तंतुओं से गुजारा जाता है और यह प्रकाश जिगजैग करते हुए दूसरे एंड पर पहुंचते हैं और फिर इस प्रकाश को फिर क्या किया जाता है, प्रकाश को फिर से डेटा में परिवर्तित कर लिया जाता है, ठीक है, डेटा में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो कहीं से भी आप किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना चाहते हैं या इंटरनेट को किसी स्थान से दूसरे स्थान वहां पर सेवाएं देना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, प्रकाशीय तंतुओं के जरिए इन सेवाओं को आप दे सकते हैं या डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो यह होता है ऑप्टिकल फाइबर। अब इस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया गया है, यानी कि पूरी दुनिया में हर देश इन ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्टेड है, यानी इसी के माध्यम से इंटरनेट की सेवाएं पूरी दुनिया में जो है वो दी जा रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब पूरी दुनिया में ये कनेक्शन की, यानी ये कनेक्शन जो है बिछाया गया है, तो हर देश से ये गुजरती हैं, ये इंटरनेट, ये जो केबल्स होती हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर से बनी हुई जो केबल्स होती हैं, हर दुनिया के हर देश से जो गुजरती हैं। तो फिर डेफिनेटली भारत तो एक महत्वपूर्ण कंट्री है, वहां से भी गुजरती हैं। तो भारत में कई इंटरनेट की ये जो केबल्स हैं वो यहां तक आती हैं और फिर यहां से होते हुए इधर के देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की तरफ निकल जाती हैं, आगे जापान की तरफ चली जाती हैं, ठीक है, चली जाती हैं। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में एक पूरा नेटवर्क बिछाया गया ऑप्टिकल फाइबर का, जिसके जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट का कनेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये ऑप्टिकल फाइबर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो भारत में कितने ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिनकी मदद, ऑप्टिकल फाइबर का कितना, कौन कौन सा नेटवर्क है, कितने नेटवर्क हैं जो पूरी दुनिया को भारत से जोड़ता है, तो लगभग 17 अंतरराष्ट्रीय उप समुद्री केबल हैं जो भारत को पूरी दुनिया से कनेक्ट करती हैं। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की नेटवर्किंग पूरी दुनिया, 17 ऐसी नेटवर्किंग है जो भारत से होकर गुजरती हैं या भारत को पूरी दुनिया से कनेक्ट करती हैं। अच्छा, डेफिनेटली ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि अगर कहीं से ये ऑप्टिकल फाइबर की नेटवर्किंग की जाती है, तो अगर जमीन है तो जमीन को खोदकर ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं, और अगर जमीन नहीं है और अगर वहां पर बीच में समुद्र पड़ता है, तो समुद्र के अंदर से होकर ये ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स गुजारे जाते हैं और एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट किया जाता है। तो हमारा देश जो अन्य देशों से ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है, उसमें जो है ज्यादातर जो है समुद्र के अंदर से आती है, नीचे से आती है। यानी कि पहले जो स्थल होता है वहां से गुजरती है और उसके बाद जहां समुद्र आ जाता है, तो समुद्र के अंदर से ये केबल्स जो है गुजार कर और भारत तक लाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 17 अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय जो केबलों से, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भारत जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। इसमें ज्यादातर जो लैंडिंग जो ज्यादातर होकर गुजरती हैं वो मुंबई, यानी ये ऑप्टिकल फाइबर की नेटवर्किंग जो ज्यादातर जो है वो 17 में से जो ज्यादातर होकर गुजरती हैं, ये पूरा नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करता है वो मुंबई, चेन्नई, कोचीन, तूतीकोरिन, त्रिवेंद्रम, ठीक है, ऐसे 14 शहर हैं, ठीक है, 14 शहर हैं जहां से ये होकर ये अंतरराष्ट्रीय केबल जो है होकर गुजरती हैं, या उसको भारत का वो कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है, भारत का ये कनेक्शन पॉइंट है। तो ऐसा ही दो नेटवर्क, ठीक है बच्चों, दो नेटवर्क यानी कि दो केबल, दो सबमरीन केबल, यानी पानी के अंदर जो डूबी हुई ये ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स हैं, वो दो नई केबल जो हैं वो फिर से भारत को कनेक्ट कर रही हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय पूरी दुनिया के देशों से भारत को कनेक्ट करने के लिए दो नई ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स बिछाई गई हैं। एक का नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, ठीक है, और दूसरा का नाम है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, ठीक है, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। अब ये दोनों जो केबल नई बिछाई गई हैं ये किसको किसको कनेक्ट करती हैं? तो इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई और मुंबई को एशिया में मतलब भारत में ये कनेक्ट करती हैं, चेन्नई मुंबई, यानी अंतरराष्ट्रीय ये केबल है, ये चेन्नई और मुंबई से भारत में होकर गुजरती हैं, और साथ ही साथ एशिया में सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया को जोड़ती है। तो इंडिया एशिया एक्सप्रेस में ये भारत को कनेक्ट करती है सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से। इसके अलावा इंडिया यूरोप एक्सप्रेस जो बिछाई गई है, जो नई केबल ऑप्टिकल फाइबर की जो समुद्र के अंदर से गुजारी गई है, वो कनेक्ट करती है भारत को यूरोप कंट्री से, मध्य पूर्व से यानी मिडिल ईस्ट से, और अफ्रीका में फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती जैसे देशों से जोड़ता है। तो इस सीधी सी बात है, कुल मिलाकर ये जो इंडिया यूरोप एक्सप्रेस है, यानी इंडिया यूरोप जो ये केबल्स हैं, ये भारत को यूरोप से और मध्य पूर्व और अफ्रीका में फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती से इसको जोड़ते हैं। तो ये दो नई ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग की गई है, जिसकी मदद से भारत जो है इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी है, उससे और मजबूती से अब जुड़ पाएगा, और मजबूती से अब जुड़ गया है, और बेहतर जो है इंटरनेट ब्रॉडबैंड की जो सेवाएं हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्ध है, उसका लाभ जो है भारत और अन्य देश उठा पाएंगे इस नेटवर्किंग के जरिए। तो यही इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा। फिर उसके बाद दूसरा जो न्यूज रही वो काफी चर्चा में रही, डार्क कॉमेट, यानी काला कॉमेट इसे कहा जा रहा है, डार्क कॉमेट। तो अभी चिली में एक टेलीस्कोप लगाया गया है जिसे डार्क एनर्जी कैमरा कहा गया है। तो चिली जो देश है उसमें एक टेलीस्कोप लगाया गया है जिसका नाम डार्क एनर्जी कैमरा कहा गया, और ये जो डार्क एनर्जी कैमरा है इसने भी 10 डार्क कॉमेट की खोज की है, 10 डार्क कॉमेट की खोज की है। अब बच्चों ये डार्क कॉमेट होते क्या हैं? डार्क कॉमेट एक खगोलीय पिंड है, जैसे आप एस्ट्रॉइड देखते हो ना, जैसे आप जो है वो बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स के बारे में सुनते हो, कॉमेट के बारे में सुनते हो, ठीक है, क्षुद्र ग्रह जिसे हिंदी में बोलते हैं, या जो है वो आप उसके धूमकेतु सुनते हो। तो जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, या फिर धूमकेतु होते हैं, ठीक है, धूमकेतु, उसी तरीके का ये एक पिंड है, एक खगोलीय पिंड है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये ना कॉमेट है और ना ये एस्ट्रॉइड है, ठीक है, ना ये कॉमेट है, ना ये एस्ट्रॉइड है, ना ये धूमकेतु है, और ना ही ये क्या है कि आपका ना ये धूमकेतु है और ना ही ये कोई क्षुद्र ग्रह है, बल्कि ये दोनों का मिक्सचर है। क्या है? ये दोनों का मिक्सचर है। देखने में ये क्षुद्र ग्रह की तरह दिखाई पड़ता है, यानी एक एस्ट्रॉइड के जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके अंदर जो मूवमेंट करने की, यानी कि इसकी जो गति है, वो गति जो है इसकी कॉमेट जैसी, जिसे हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं, उसके जैसी है। तो जैसे क्षुद्र आप एस्ट्रॉइड देखते हैं तो एस्ट्रॉइड ऐसा दिखाई पड़ता है, और जो आपका कॉमेट होता है, ठीक है, जिसे हम पुच्छल तारा बोलते हैं, या जिसे हम लोग जिसे कॉमेट, या जिसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं, तो धूमकेतु कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। धूमकेतु की एक पूंछ होती है, ठीक है, एक पूंछ होती है, जबकि कॉमेट की ऐसी कोई पूंछ वगैरह, वो इसकी क्षुद्र ग्रह की यानी कि एस्ट्रॉइड की ऐसी
की कोई पूंछ जैसी नहीं होती है। तो दिखने में ये कैसा है, ये जो ब्लैक कॉमेट जिसे कहा जा रहा है, डार्क कॉमेट कहा जा रहा है, ये दिखने में कैसा है, क्षुद्र ग्रह जैसा है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, जो इसकी गति है, वो किसके जैसी है, कॉमेट के जैसी है, यानी कि धूमकेतु के जैसी है। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर, ये एक ऐसे यूनिक खगोलीय पिंड है जो दोनों के मिक्सचर हैं। कुछ प्रॉपर्टी क्षुद्र ग्रह जैसी है, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो धूमकेतु की जैसी है। तो ऐसे 10 डार्क कॉमेट, ठीक है, जो 10 ऐसे डार्क कॉमेट को का पता लगाया है डार्क एनर्जी कैमरा ने, जो कि चिली में स्थित है। और ये इसके बारे में पढ़ा जा रहा है क्योंकि एक रहस्यमयी ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पिंड है, इनके बारे में बहुत अभी जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में समझना और जानना अभी वैज्ञानिकों के लिए काफी रोचक है और काफी इसके बारे में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। किसके बारे में, डार्क कॉमेट के बारे में। ठीक है, डार्क कॉमेट के बारे में। तो होप कि बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये एग्जैक्टली यूनिक खगोलीय पिंड है जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। दिखने में ये क्षुद्र ग्रह जैसे होते हैं, लेकिन व्यवहार इनका जो इनकी गति होती है, ठीक है, गति होती है, वो किसके जैसी होती है, एक धूमकेतु के जैसी होती है। तीसरी जो न्यूज काफी पॉपुलर है, वह पॉपुलर हुई है इस हफ्ते, वो है पोलर सनडायल। पोलर सनडायल बच्चों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इसरो के द्वारा लगाई गई है। ठीक है, इसरो के द्वारा लगाई गई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है, यह केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा नामक जगह पर मौजूद है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा नामक जगह पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है। वहां पर एक रॉकेट गार्डन है। मैं आपको बता दूं, भारत में जो अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई, अंतरिक्ष अनुसंधान का जो कहा जाता है मेका ऑफ वो स्पेस रिसर्च ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो स्पेस रिसर्च का मेका कहा जाता है, यानी जहां से शुरुआत हुई, जहां से इनिशिएटिव लिया गया अंतरिक्ष में अनुसंधान का, वो जगह केरला में मौजूद है। थुम्बा नामक जगह है, वहीं से शुरुआत हुई भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की। तो उसी थुम्बा में एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम रॉकेट पार्क है। तो उसी रॉकेट पार्क या रॉकेट गार्डन के अंदर केरल के थुम्बा में, वहीं पर जो है ये सन डायल लगाया गया है। ये जो सन डायल है, ठीक है, ये क्या करता है, सूर्य की जो स्थिति होती है, सूर्य की स्थिति के हिसाब से ये समय बताता है। साल में महीना, समय और दिन तारीख जो है वो सूर्य की स्थिति के हिसाब से बताता है। ठीक है, सूर्य जैसे जैसे घूमता है या पृथ्वी जैसे जैसे अपने अक्ष पर सूर्य जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी घूमती है, और जिस तरीके और जो पृथ्वी का झुकाव है, उन सब को ये कैलकुलेट करके सूर्य की जो किरणें आती हैं, उन किरणों के आधार पर, ठीक है, उन किरणों के आधार पर ये एग्जैक्ट वो टाइम, वो डेट बताता है जो कि एग्जैक्टली उसकी ओरिजिनल होती है, यानी कि जो सही होती है। तो इस तरीके की एक सन डायल बनाई गई है, ठीक है, जिसे पोलर सन डायल के नाम से जाना जा रहा है। ये पोलर सन डायल जो है वो पूरे मतलब साल भर के हर टाइम को बिल्कुल एग्जैक्ट बताती है, यानी ये सूर्य के प्रकाश के आधार पर जो है वो हमें टाइमिंग बताने का काम करती है बच्चों। ठीक है, तो ये जो सनडायल है, इसे अनालिम्मा करेक्टेड पोलर सनडायल के नाम से जाना गया है, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भी बताती है। ठीक है, इंडिया, और साथ ही साथ ये सारी चीजें। तो अनालिम्मा एक वर्ष के दौरान आकाश में सूर्य द्वारा बनाया गया अष्ट आकार का पैटर्न है, जो पृथ्वी के झुकाव और उसकी अंडाकार कक्षा के संयोजन से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सूर्य घड़ी जो है वो सूर्य घड़ी सनडायल पर छाया डालने वाला सीधा भाग रोहिणी श्रृंखला साउंडिंग रॉकेट का 16 फीट लंबा 3D मुद्रित लघु रूप है। मतलब यहां पर जो सन डायल बनाई गई है, ये जो सन डायल आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये सन डायल बनाया गया है। तो ये सन डायल क्या है कि एग्जैक्टली ये रोहिणी उपग्रह था, जो भारत के द्वारा रोहिणी जो रॉकेट था उसका एक मॉडल है, उसी को बीच में खड़ा कर दिया गया है। रोहिणी जो है वो प्रक्षेपण यान था, तो उस रोहिणी उपग्रह जो भेजने वाला प्रक्षेपण यान था, उसी प्रक्षेपण यान यानी कि उसी रॉकेट के आकार का ये खंबा खड़ा किया गया है। और इसी खंबे पर जब सूर्य की किरणें पहुंचती
पहुंचती हैं तो जहां जहां परछाई होती है, ये देख रहे हैं परछाई होती है, तो वो उसी परछाई को देखकर, उसी को देखकर एग्जैक्टली बताया जाता है क्या टाइम हुआ है, क्या समय हुआ है और क्या स्थिति इस वक्त सूर्य की या सूर्य की मौजूद है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जाता है। तो यहां पर जो ये रॉक आप बीच में देख रहे हैं, ये मॉडल है, किसका मॉडल है बच्चों? ये मॉडल है रोहिणी श्रृंखला RS-200 साउंडिंग रॉकेट का। ठीक है, तो ओवरऑल सनडायल क्या है बच्चों? सनडायल एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम दिन सूर्य के प्रकाश की मदद से हम दिन में समय की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ एग्जैक्ट समय की वो जानकारी ले सकते हैं जो रियल में होती है। ठीक है बच्चों, अभी एक और नई न्यूज आई है, डिंगा डिंगा। डिंगा डिंगा बच्चों, युगांडा में गंभीर शारीरिक रोग उभर कर सामने आया है। बहुत ही रहस्यमय ये रोग उभर कर सामने आया है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एक ऐसा रोग है बच्चों जिसका हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है, किससे होता है अभी हमें क्लियर नहीं है। लेकिन इस रोग से पीड़ित होने वाला जो भी व्यक्ति होता है, खास करके महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं, औरतें इससे पीड़ित होती हैं, और जब उनको ये रोग हो रहा है युगांडा के अंदर, तो उनके शरीर पर जो कपकपी हो रही है, बुखार चढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो कपकपी हो रही है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे कोई इंसान डांस करता है। तो जब ये बुखार चढ़ता है तो पूरी बॉडी में कपकपी होती है, कंपन होता है और ऐसा लगता है कि इंसान खड़ा होकर डांस कर रहा है। और उसी डांस से निकल कर आया है, मतलब डांस से निकल कर आया है डिंगा डिंगा। डिंगा डिंगा का मतलब होता है नृत्य की तरह कांपना, यानी ऐसा कांपना जैसे कि कोई नृत्य कर रहा हो। तो ये अजीबोगरीब बीमारी है, ठीक है, जिसके इन्फेक्शन होने के बाद इंसान नाचने लगता है या उसके शरीर में ऐसी कपकपी होती है कि वो उसका नाचने जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो अभी तक इससे कोई गंभीर परिणाम नहीं देखे गए, यानी किसी की मृत्यु वगैरह नहीं हुई है इस बीमारी की वजह से। लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए बड़ी हैरानी, बड़ी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये किस चीज से हो रही है। इसका कोई ट्रीटमेंट समझ में अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पेशेंट जिसको डिंगा डिंगा हुआ है वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स काफी हद तक कारगर रही हैं, लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई के ओरिजिन का या कैसे ये फैलती है, किससे फैलती है, ये अभी बहुत कुछ इसके बारे में पता नहीं लगाया जा पाया है। तो डिंगा डिंगा एक रहस्यमयी बीमारी जो है वो बनी हुई है और लोगों के लिए वैज्ञानिकों के लिए बड़ी हैरान करने वाली ये बीमारी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी बीमारी है, आगे इसका क्या परिणाम होगा, अभी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान इस पर बना हुआ है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों इस हफ्ते की टॉप न्यूज आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जानकारी आपको मिली होगी। और फाइनली जो है हम लोग नेक्स्ट वीक नई जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा और आपको इसके बारे में जानकारियां दूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।